जब भी हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जहन में 1857 का साल आता है ना? पर सच तो यह है कि कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है उन आम किसानों की जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़बरदस्त ताकत को सबसे पहले चुनौती दी थी। तो चलिए समझते हैं इन शुरुआती संघर्षों को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए, आखिर ऐसा क्या होता होगा कि एक आम किसान जो बस अपनी जमीन पर मेहनत करना चाहता है, वो अपना हल छोड़कर हथियार उठाने पर मजबूर हो जाए? वो आखिरी हद कौन सी होती है? यही सवाल हमें इन सारे विद्रोहों की जड़ तक ले जाएगा। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 18वीं सदी के भारत में ये वो दौर था जब सब कुछ तेजी से बदल रहा था, और सच कहें तो इसी बदलाव की वजह से असंतोष के बीज बोए जा रहे थे। और इन सब की जड़ में थी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, कंपनी सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी, धीरे धीरे वो जमीनों पर कब्जा कर रही थी और रेवेन्यू मतलब टैक्स वसूलने के एकदम नए नए अजीबोगरीब तरीके ला रही थी। और ये काम वो खुद नहीं करते थे, इसके लिए रखे गए थे लोकल ठेकेदार, जिनका बस एक ही मकसद था, कंपनी के लिए किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़ना। और इसका बोझ सीधा सीधा किस पर पड़ा? किसानों पर। उन पर इतना भारी लगान थोप दिया गया कि उसे चुकाना नामुमकिन सा था। जो लोकल एजेंट थे, उन्होंने तो पैसा वसूलने के लिए समझिए आतंक मचा रखा था। किसानों की जिंदगी सच में एक बुरे सपने जैसी हो गई थी। इस पूरे पैटर्न को, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। 1783 का रंगपुर विद्रोह। ये विद्रोह हमें साफ साफ दिखाता है कि जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित विरोध जन्म लेता है। ये जो दस्तावेज हम देख रहे हैं ना, ये उसी दौर की कहानी बयान करता है। इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि कैसे बंगाल के रंगपुर और दिनाजपुर, इन दो जिलों में कंपनी और उसके ठेकेदारों की जो इल्लीगल मांगे थीं, उनके खिलाफ किसान एक साथ उठ खड़े हुए। और इस कहानी का विलन कौन था? एक रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम था देवी सिंह। इस आदमी ने गैर कानूनी तरीके से इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए, इतना जुल्म किया कि नॉर्थ बंगाल के इन जिलों में सच में एक आतंक का राज कायम हो गया था। लेकिन देखिए, एक दिलचस्प बात है, किसानों ने सीधे सीधे हथियार नहीं उठाए। नहीं, पहले उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर कोशिश की। कंपनी के अधिकारियों के पास गए, न्याय की भीख मांगी, गुहार लगाई, पर जब उनकी एक भी नहीं सुनी गई, तब जाकर उन्हें समझ आया कि अब एक साथ मिलकर लड़ने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो जब विद्रोह भड़का तो उनका पहला निशाना क्या बना? कचहरियां। अब कचहरी का मतलब सिर्फ कोर्ट नहीं होता था, वो उस वक्त कंपनी के शासन और जुल्म का सिंबल थी, एक प्रतीक। तो उन पर हमला करना मतलब सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था। अब देखिए, हर बड़े आंदोलन का कोई ना कोई चेहरा तो होता ही है ना? रंगपुर में वो चेहरा बने धीर जी नारायण। उन्हीं के लीडरशिप में जो हताश हो चुके किसान थे, वो एक साथ आए और उन्होंने फैसला किया कि भाई अब अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते। कंपनी की फौज वो ऑर्गेनाइज थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे। उनके सामने किसानों का ये विद्रोह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, रंगपुर की कहानी अकेली नहीं थी। ये तो बस एक चिंगारी थी। ऐसी ही चिंगारियां पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर सुलग रही थीं। देखिए, रंगपुर के बाद ये सिलसिला थमा नहीं। साउथ में पोलीगरों ने आवाज उठाई, ईस्ट में पागलपंथियों ने, और फिर मैसूर में भी विद्रोह हुआ। मतलब लगभग 50 साल तक ये विरोध की आग अलग अलग शक्लों ने अलग अलग जगहों पर जलती रही। और इन सब में एक बात कॉमन थी, वजह लगभग एक ही थी। साउथ इंडिया में पोलीगर्स लड़ रहे थे, ईस्ट बंगाल में पागलपंथी जमींदारों के लगाए अवैध टैक्स के खिलाफ थे, और मैसूर में वही कहानी, कंपनी का फाइनेंशियल प्रेशर और लोकल अधिकारियों का भ्रष्टाचार। इन सब ने मिलकर किसानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। खासकर जो पागलपंथी विद्रोह था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी परमानेंट सेटलमेंट। ये एक नया टैक्स सिस्टम था। इसमें कंपनी ने जमींदारों के लिए तो टैक्स फिक्स कर दिया, लेकिन जमींदारों ने उसका सारा बोझ और ज्यादा बढ़ाकर किसानों पर डाल दिया। मतलब किसानों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। और एक बात साफ है, ये विद्रोह बिना किसी लीडर के नहीं हो रहे थे। उदयपुर में स्वामी विद्यानंद थे, पागलपंथियों को लीड कर रहे थे करम शाह और उनके बेटे टीपू शाह, और मैसूर में सरदार मल्ला जैसे नेता थे जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्हें एक दिशा दे रहे थे।
तो अब अगर हम इन सारे विद्रोहों को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या दिखता है? क्या कोई कॉमन पैटर्न है? कौन सी बातें थीं जो हर जगह एक जैसी थीं और इनके अंजाम क्या हुए? पूरी कहानी का निचोड़ बिल्कुल साफ है। वजह लगभग हर बार एक ही थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्थिक शोषण। चाहे वो ठेकेदारों की नाजायज मांगे हों या नए नए टैक्स या फिर कंपनी का बेहिसाब प्रेशर। और नतीजा भी लगभग हर बार एक ही हुआ। इन विद्रोहों को फौज की ताकत से कुचल दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसी बात है जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। रंगपुर विद्रोह के बारे में ये जो रिकॉर्ड है वो कहता है कि जुल्म के खिलाफ इस लड़ाई में धर्म की कोई दीवार नहीं थी। हिंदू और मुसलमान किसान दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ये उनके साझे दर्द की, उनकी साझा पीड़ा की एकता थी। तो बॉटम लाइन क्या है? इन सारे विद्रोहों की जड़ में एक ही चीज थी, आर्थिक शोषण। और जब किसानों को ये एहसास हो गया कि न्याय के सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, तब उन्होंने बगावत का रास्ता चुना। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। हाँ, ये सच है कि इन सभी विद्रोहों को फौज ने दबा दिया, लेकिन क्या हम इन्हें सिर्फ एक नाकामी मानकर भूल जाएं? या फिर इन छोटे छोटे शुरुआती संघर्षों ने ही आने वाले बड़े आज़ादी के आंदोलनों के लिए ज़मीन तैयार की थी? इनकी असली विरासत, इनकी असली लेगेसी क्या है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।